वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन अगेन गाइस, माई सेल्फ आबिद। और आज की वीडियो में बेसिकली अपन सॉल्व करने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग के 20 एमसीक्यू के बारे में। राइट, 20 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, जनरली यही है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे 20 क्वेश्चंस हैं कोस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट, तो अच्छी तरीके से देखना, समझ करके देखना है बेसिकली वीडियो की ये आंसर क्यों हो रहा है। राइट, और एक बात और, अगर इसके बाद भी अगर मतलब मैंने कोई आंसर कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया और उसमें आपको नहीं समझ में आया कि ये आंसर क्यों है, तो आप आपके पास कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के आप अपना कमेंट पिन कर मतलब कमेंट डालो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर इतना मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं उसको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा वहां पर। ठीक है, तो और आप लोगों में से जो लोग पहली बार कॉमर्स नेशन के यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, तो बेसिकली उसको सब्सक्राइब कर देंगे इस कॉमर्स नेशन के यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना। बेल आइकन को दबाया क्यों जाता है ये तो ऑलरेडी पता होगा आपको, नहीं पता तो मैं बताता हूं। बेल आइकन को इसलिए दबाना है कि अगर कोई वीडियो अगर अपलोड की जा रही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, इसलिए दबाया जाता है। तो बेसिकली सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो भी दिक्कत आएगी आप पूछ सकते हो। और हाँ, जो लोग ग्रुप में वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने डाउट्स का, जो भी डाउट आ रहे हैं उसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ज्यादा देर नहीं करेंगे, छोटी वीडियो रखेंगे और बस बेसिकली अपन आंसर पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है, और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बेसिकली वो कोस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। किसके? कोस्ट अकाउंटिंग से, कोस्ट अकाउंटिंग से। ठीक है, तो एक बात और बता दूं कि कोस्ट अकाउंटिंग आपका पीजी के लिए, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स के लिए होता है। ठीक है, तो आपका यूजी में नहीं पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर। जो कोस्ट अकाउंटिंग होता है, ये जो किया जाता है, तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, इसका करने का पर्पस क्या होता है, कि ये क्यों किया जाता है और ये मैनेजमेंट को क्या फायदा देता है, मतलब मैनेजमेंट के लिए किस लिए किया जाता है। प्लानिंग करने के लिए किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है, पॉलिसी मेकिंग के लिए, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली ये जो कोस्ट अकाउंटिंग किया जाता है ना, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या कर सके, डिसीजन ले सके। क्या कर सके? वो डिसीजन ले सके आगे का। दैट्स वाई जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल अलग है, लेबर एंड एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन। तो बेसिकली ये यहां पर जो आंसर है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। और यहां पर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मतलब एक कॉस्ट है, मुझे यहां पर समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो चलो देखते हैं। जो टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन। तो ये जो सारे हैं मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, इनको अपन प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। किस में इंक्लूड करते हैं? प्राइम कॉस्ट पे। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। द असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैड बीन इनकर्ड इज नोन एज। देखो, जब अपन कॉस्ट को असरटेन करते हैं, जब वो हो जाता है, जैसे जो एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है, जो कॉस्ट इनकर्ड मतलब हो गया, मतलब हमने पैसा दे दिया उसके लिए, तो वो किसको, मतलब उसको किस नाम से जाना जाता है? डिफरेंशियल कॉस्टिंग से, रिप्लेसमेंट कॉस्टिंग से, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग से, या फिर प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग से। तो बेसिकली जो चीज जब अपन उसको डिटरमाइन करते हैं, सर्टेन करते हैं, जो चीज कर चुका है, तो बेसिकली उसको अपन हिस्टोरिकल कॉस्टिंग बोलते हैं। कौन सा कॉस्टिंग बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, देखो यहां पर अपने से पूछ रहा है कि टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, इनमें से कौन सा टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल का टेक्निक है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो बेसिकली टेक्निक पूछ रहा है अपने से। क्या पूछ रहा है अपने से? टेक्निक पूछ रहा है। तो बेसिकली इसमें से हमारा जो टेक्निक है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ठीक है, कौन सा है? स्टैंडर्ड मतलब कॉस्ट कंट्रोल का। किसका? कॉस्ट कंट्रोल का पूछ रहा है। बाकी सब मार्जिनल कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बेसिकली ये सब टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग आते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अ कॉस्ट इन विच पेमेंट इज मेड टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रिफर टू एज। देखो ध्यान से समझना, अ कॉस्ट इन विच पेमेंट इज मेड, जिसमें पेमेंट मेड किया जाता है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रिफर टू, किसका? प्रोडक्शन के फैक्टर पे जो पेमेंट किया जाता है वो कौन सा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इंप्यूटेड कॉस्ट है, एब्सोल्यूट कॉस्ट है, या फिर आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट है। ठीक है, इसमें से कौन सा है?
अ कॉस्ट इन विच पेमेंट, तो बेसिकली ये जो किया जाता है प्रोडक्शन के लिए वो आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट है। कौन सा? आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट, यानी 5 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा? अब छठा दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। कोस्ट सेंटर कंपैरिजन ऑफ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज रिफर्ड टू अदर। देखो जो मेरा कोस्ट सेंटर है, देखो कोस्ट सेंटर भी आता है, कंपैरिजन ऑफ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब किसमें कंपेयर कर रहा है, किसका? पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन का, किस पे? तो ये कौन सा कोस्ट है? अपॉर्चुनिटी कोस्ट हो जाएगा, फंक्शनल कोस्ट सेंटर हो जाएगा, सर्विस कोस्ट सेंटर हो जाएगा, या फिर पर्सनल कोस्ट सेंटर हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो हमारा पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं, किसको? मैं पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो ये पर्सनल कोस्ट सेंटर आता है। किसमें आता है? पर्सनल कोस्ट सेंटर में आता है। ठीक है, चलो याद हो जाएगा। चलो देखो समझने वाली क्या बात है ना, समझने वाली बात ये, अगर आपने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया होगा कोस्ट अकाउंटिंग का, तो आपको ये पता होगा अगर मैं पर्सन की बात करूं तो दैट्स इट, पर्सनल में आएगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। अ साइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी, देखो एक साइकिल, जो एक कंपनी है जो साइकिल बनाती है, क्या बनाती है? जो साइकिल बनाती है। तो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, विल जनरली यूज, तो कौन सा मेथड कोस्टिंग का यूज करती है? कोस्टिंग का कौन सा मेथड यूज करती है? तो यहां पर अपने को जॉब कोस्टिंग है, मल्टीपल कोस्टिंग, यूनिट कोस्टिंग, या फिर प्रोसेस कोस्टिंग। तो बेसिकली इसका एग्जांपल अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका एग्जांपल बेसिकली इसका जो आंसर है वो मल्टीपल कोस्टिंग हो जाएगा। और जब आप मल्टीपल कोस्टिंग को पढ़ रहे हो तो तभी इसका एग्जांपल दिया जाता है कि नट अलग से कस रहे हैं, बोल्ट अलग से, सीट अलग से लगाई जा रही है। तो बेसिकली किसका एग्जांपल हो जाएगा? वो आपका साइकिल का ही एग्जांपल हो जाएगा कि जो साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो मेथड ऑफ कोस्टिंग में कौन सा मेथड यूज करती है? मल्टीपल कोस्टिंग में। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एन आइटम ऑफ कोस्ट ओवर सेवरल कोस्ट सेंटर। देखो जब मैं क्या करता हूं, जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइटम ऑफ कोस्ट ओवर सेवरल कोस्ट सेंटर इज नोन एज द प्रोसेस। अच्छा देखो वो अपने से पूछ रहा है, ऐसा प्रोसेस अपने से पूछ रहा है, वो प्रोसेस बताओ जिसमें जितने भी कोस्ट के आइटम्स को होते हैं, मतलब आइटम्स के कोस्ट को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं अलग अलग कोस्ट सेंटर पे, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है? वो कोस्ट एब्जॉर्प्शन कहलाता है, कोस्ट अपॉइंटमेंट कहलाता है, या फिर कोस्ट एलोकेशन कहलाता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो बेसिकली उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो कोस्ट एब्जॉर्प्शन नहीं कहते ना, कोस्ट एलोकेशन कहते हैं। कोस्ट अपॉइंटमेंट में आता है, किस में आता है? तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो कोस्ट अपॉइंटमेंट में आता है। जब आप अलग अलग, मतलब एक कोस्ट को अलग अलग सेवरल कोस्ट सेंटर पे जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो वो कोस्ट अपॉइंटमेंट में आता है। किस में आता है? कोस्ट अपॉइंटमेंट में आता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट फॉर विच इज नॉट मेड इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो यहां पर, देखो यहां पर इम्प्यूटेड कॉस्ट है, ठीक है, इम्प्यूटेड कॉस्ट है। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट फॉर विच इज नॉन मेड, देखो ऐसा कौन सा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है और अभी तक मैंने वो पेमेंट नहीं किया है, तो बेसिकली किसका एग्जांपल है, किस कोस्ट का एग्जांपल है? तो यहां पर आपको दिया है इम्प्यूटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको मैं बता दूं, चाहे आपने रेंट देना हो, चाहे आपको कैपिटल इंटरेस्ट पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है और आपने अभी तक नहीं दिया है, तो बेसिकली किस में आता है? वो इम्प्यूटेड कॉस्ट में आता है। किस में आता है? उसको आप अपन जो इंक्लूड करते हैं वो इम्प्यूटेड कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आंसर इज ए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो क्या पूछ रहा है? मेथड ऑफ कोस्टिंग विल बी सुटेबल फॉर वो ऑयल रिफाइनरीज। तो जो हमारा ऑयल रिफाइनरीज कंपनी है, जो हमारी बेसिकली ऑयल को रिफाइन करती है, वो कौन सा मेथड यूज करती है? ऑपरेशन कोस्टिंग मेथड, प्रोसेस कोस्टिंग मेथड, जॉब कोस्टिंग मेथड, या फिर बैच कोस्टिंग मेथड। तुम्हारा जो 10th का जो आंसर होगा वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करेगा कि बेसिकली जो कंपनी ऑयल रिफाइन करती है, जो कंपनी ऑयल रिफाइनिंग करती है, तो उसके लिए क्या क्या इंक्लूड होता है? तो बेसिकली आप जब तेल को क्या किया जाता है, जब रिफाइन किया जाता है ना, तो एक प्रोसेस से गुजरता है। किससे गुजरता है? हमारा बेसिकली एक प्रोसेस से गुजरता है, इसलिए इसको प्रोसेस कोस्टिंग में इंक्लूड किया जाता है। किसमें इंक्लूड किया जाता है? प्रोसेस कोस्टिंग में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस से होकर गुजरता है, पहले ये प्रोसेस, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसा करके। ठीक है, चलो आगे आते हैं।
कोस्ट यूनिट एप्लीकेबल टू द होटल्स, देखो यहां पर होटल्स दिखा है, कोस्ट यूनिट एप्लीकेबल टू होटल्स प्रोवाइडिंग लॉजिंग फैसिलिटी विल बी। तो ऐसा जैसे होटल पे जाओगे जो लॉज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली वो कौन सा कॉस्ट चार्ज करते हैं, कौन सा कॉस्ट यूनिट चार्ज करते हैं, पर रूम पर डे, मतलब एक रूम पर डे के हिसाब से, पर बेड पर डे के हिसाब से, पर पैसेंजर पर डे के हिसाब से। यहाँ पे पर डे नहीं दिख रहा है, तो पीडीएफ बनाने के टाइम ना बहुत सारी चीजें मिट जाती हैं, यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज है ये। तो क्या पूछ रहा है, पर रूम पर डे। तो बेसिकली ये जो होटल दिया जाता है जिसमें लॉजिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो हमारा जो एग्जांपल होगा, जो कोस्ट यूनिट एप्लीकेबल होने वाला है, वो पर रूम पर डे के हिसाब से। आपको एक रूम पैसेंजर के हिसाब से थोड़ी मिलता है, आप अगर लॉजिकल वाली बात देखोगे तो पैसेंजर के हिसाब से नहीं मिलता है, वो आपको एक रूम मिलेगा और पर डे के हिसाब से मिलता है। किसके हिसाब से, पर डे के हिसाब से मिलता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ मशीन में बी ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग, चलो ओवरहेड कॉस्ट पूछा, देखो यहां पर डायरेक्ट कॉस्ट आते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट आता है, ओवरहेड कॉस्ट आता है, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ मशीन, देखो आप मशीन को ऑपरेट कर रहे हो, किसको, मशीन को ऑपरेट कर रहे हो, तो ये किस में आएगा, रेट पर सेकेंड के हिसाब से आता है, रेट पर मिनट ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन की रेट पर आवर के हिसाब से आता है। तो बेसिकली कभी भी आप मशीन को जब यूज करते हो ना, तो उसको वो जो आता है वो रेट पर आवर के हिसाब से आता है, किसमें, रेट पर आवर के हिसाब से आता है जब आप किसी मशीन को यूज करते हो, तो ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अ कॉस्ट सेंटर विच इज फॉर्म टू रेंडर सर्विस प्रोडक्शन सेंटर इज नोन एज, ऐसा कॉस्ट सेंटर बताना है जो बेसिकली जो फॉर्म किया गया है वो सर्विस को रेंडर करने के लिए फॉर्म किया गया है, तो प्रोडक्शन सेंटर इज नोन एज। तो प्रोडक्शन सेंटर को क्या नाम से जाना जाएगा, सर्विस कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, या फिर फंक्शनल कॉस्ट सेंटर। तो इसका जो एग्जांपल होगा, देखो अभी मैंने बताया कि जो बेसिकली फॉर्म हो रहा है वो रेंडर सर्विस है, तो उसमें से हमारा सर्विस जो रेंडर कर रही है वो उसमें प्रोडक्शन सेंटर में आ जाएगा सर्विस कॉस्ट सेंटर। कौन सा आ जाएगा हमारा, सर्विस कॉस्ट सेंटर। आंसर हमारा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है, 13 का ए। चलो आगे देखते हैं। बिन कार्ड इज आल्सो नोन एज, देखो बिन कार्ड इज आल्सो नोन एज, आप इसको किस नाम से और नाम से जानते हो, स्टोर्ड लेजर, स्टॉक कार्ड। तो बेसिकली आप इसको स्टॉक कार्ड के नाम से जानते हो, बिन कार्ड जो है हमारा, आप इसको स्टॉक कार्ड के नाम से जानते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इन यहां पर गैप दिया है, डैश डैश मेथड, द प्राइस ऑफ ओल्डेस्ट अवेलेबल स्टॉक इज टेकन एज द इशू प्राइस। इसमें से देखो, इनमें से वेटेड एवरेज में से, या फिर लिफो, लिफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो इसमें से क्या होने वाला है कि किस मेथड को बेसिकली ओल्डेस्ट, द प्राइस ऑफ द ओल्डेस्ट अवेलेबल स्टॉक, जो हमारा पुराना है उसको क्या बोला जाएगा, इशू प्राइस बोला जाएगा। तो किस मेथड में आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, जो पहले आता है उसको पहले जाने दो, ठीक है, समझ आया। तो ओल्डेस्ट जो होगा उसको पहले निकाला जाएगा। चलो आगे देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज रिफर टू, देखो द क्वांटिटी पूछ रहा हूं ऑफ मटेरियल विच इज ऑर्डर एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज रिफर टू एज। देखो जब ऐसी कौन सी क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी पूछ रहा है मटेरियल्स की, जब आप उसको ऑर्डर करते हो, जब ऑर्डर को प्लेस करते हो, तो कौन सी क्वांटिटी कहलाती है बेसिकली, ठीक है, ऑर्डर विच इज ऑर्डर्ड, जिसको आपने ऑर्डर किया, तो वो कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, एबीसी क्वांटिटी कहलाती है, मिनिमम क्वांटिटी कहलाती है, मैक्सिमम क्वांटिटी, या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको ईओक्यू बोला जाता है, ईओक्यू भी बोला जाता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसको बोला जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। कौन सा, आंसर डी, ठीक है, समझ में आया। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश दिया है, आर इनकर्ड एवरी टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट इज इंस्पेक्टिंग को गुड्स इट इज। देखो क्या पूछ रहे हैं अपने से, हाँ अपने से पूछ रहा है
ऐसा कौन सा कॉस्ट है जब भी हम इसको एवरी टाइम एन ऑर्डर इस प्लेस, जब भी हम उसको ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो उस कॉस्ट में प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट आ जाता है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आ जाता है, इंस्पेक्टिंग गुड्स कॉस्ट आ जाता है। तो बेसिकली वो कौन सा गुड्स होता है, ठीक है, तो स्टोरेज कॉस्ट होता है या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है या फिर हमारा मतलब स्टोरेज कॉस्ट या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, दोनों में से कोई एक या फिर नन ऑफ दिस। तो बेसिकली ये जो कॉस्ट अपन इंक्लूड करते हैं ना, जब भी अपन कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो ये सारी चीजें जो इंक्लूड होती है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होती है, ठीक है, इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला, मतलब आंसर भी हो जाएगा 17 का। 18वां का क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन, आर इनकर्ड ऑन द टाइम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल इन स्टोर्स एंड कंपैरिजन हो जाएगा, एम होगा यहाँ पर आई थिंक, ठीक है, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑब्सोलेंस पिलफेज etc, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो इसमें से कौन सा कॉस्ट होगा, तो बेसिकली देखते हैं इसमें, आर इनकर्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल इन स्टोर्स, मतलब मटेरियल को स्टोर्स में, एंड कंपैरिजन कॉस्ट रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑब्सोलेंस या फिर पिलफेज। जब आप किसी को स्टोर्स में, जब आपके पास मटेरियल होता है, आप उसको मेंटेनेंस के लिए कम कर रहे हो, ठीक है, आप उसको मतलब कि उस मटेरियल का मेंटेनेंस के लिए जो बेसिकली कॉस्ट इंक्लूड करे वो किस कॉस्ट में आता है, तो बेसिकली वो हमारा आता है कैरिंग कॉस्ट में आता है। किस कॉस्ट में आता है? कैरिंग कॉस्ट में, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा 18वां का ए। चलो कुछ मीठा मीठा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्या लिखा है, इन केस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल, अच्छा इंटर डिपार्टमेंटल लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है? इंटर डिपार्टमेंटल। मैं देखो आप लोगों को मैं भी साफ दिख रहा होगा क्योंकि मैं इतना पास हूं ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इन केस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू ऑफ मटेरियल इज इशूड, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल इशू में, ठीक है, इश्यूज में इशू ऑफ मटेरियल इज इशूड, क्या इशू किया जाता है? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट, अच्छा मटेरियल ट्रांसफर नोट है ये, और ये स्टोर्स रिक्वाइजिशन नोट से है। अच्छा तो बेसिकली ये जो कॉस्ट है इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल इशू ऑफ मटेरियल में, जो कॉस्ट जो बेसिकली जो नोट इशू किया जाता है वो डी वाला ही इशू किया जाता है, ठीक है, डेबिट नोट तो इशू नहीं किया जाता क्रेडिट नोट में। मटेरियल ट्रांसपोर्ट और डी में से आपका डी हो जाएगा। सी और डी में ये दोनों तो फालतू है आपके, इसमें कोई काम नहीं आने वाला है। सी और डी में आपका डी आंसर होने वाला है, स्टोर्स रिक्वाइजिशन नोट्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। एबीसी एनालिसिस, आपका जब भी एबीसी एनालिसिस बोले ना, एबीसी एनालिसिस बहुत इजी है। एबीसी एनालिसिस मतलब ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, तो ये जो आता है वो आपका इन्वेंट्री में आता है। किस में आता है? इन्वेंट्री में आता है। इन्वेंट्री में क्यों आता है? ताकि उसको ये देखा जाए कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का तो मतलब फुली कंट्रोल कर सकते हैं, बी में पार्शियली मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका ये आता है इन्वेंट्री कंट्रोल में आता है। किस में आता है? इन्वेंट्री कंट्रोल में। तो जो मतलब लिस्ट ए में आते हैं उनको आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, और बी में उससे कम, सी में उससे कम, ठीक है। तो बेसिकली यही था आज का 20 क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चंस इसके बाद वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप अगर ये आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगा कमेंट सेक्शन में वहां पर जाकर के आप पूछो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है, अगर आप ग्रुप में हो हमारे तो वहां पर जाकर के आप पूछ सकते हो कि इसका आंसर ये क्यों होने वाला है, ठीक है। और मैं भी अगर उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप दिए गए फोन नंबर पे फोन कर सकते हो, वहां पे क्वारीज अपनी पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे कॉमर्स नेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, और आप हमारे मेंबर्स भी बन जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिएगा। बाय बाय।